आज पूर्व तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर तेज हो गया। कई रिपोर्ट्स और पार्टी सूत्रों के अनुसार अन्नामलाई अपने करीबी सहयोगियों से कह चुके हैं कि बीजेपी के अंदर उन्हें अब अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी या फ्यूचर दिखाई नहीं देता। इसी वजह से ये स्पेकुलेशन जोर पकड़ रहा है कि वो अगले कुछ दिनों में पार्टी छोड़ सकते हैं और अपना अलग पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल आउटफिट या मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। इन अटकलों को और बल तब मिला जब कोयम्बटूर समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में विशाल पोस्टर्स दिखाई दिए, जिन पर आवर लीडर, कॉमन लीडर्स जैसे स्लोगन्स लिखे हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि अन्नामलाई पहले एक पीपल्स मूवमेंट शुरू करेंगे, जो आगे चलकर एक राजनीतिक दल का रूप ले सकता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि वो अभिनेता रजनीकांत द्वारा लोकप्रिय बनाए गए एक प्रसिद्ध फ्रेज को अपने नए पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बना सकते हैं। हालांकि आज जो स्थिति दिखाई दे रही है, कुछ वर्ष पहले तस्वीर बिल्कुल अलग थी। अन्नामलाई का राजनीतिक उदय किसी सिनेमैटिक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट से कम नहीं था। कर्नाटक कैडर के पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे अन्नामलाई अपनी ईमानदारी, अनुशासन और सख्त प्रशासनिक शैली के कारण सिंघम के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 2019 में आईपीएस सेवा से इस्तीफा दिया और 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के महज एक वर्ष के भीतर उन्हें 2021 में तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। उस समय उन्हें राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाने लगा। अन्नामलाई ने पार्टी को नई ऊर्जा, विजिबिलिटी और मोमेंटम दिया। उन्होंने एन मन एन मक्कल जैसे व्यापक आउटरीच कैंपेन शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर मजबूत उपस्थिति बनाई रखी और बड़ी संख्या में युवाओं को अपनी ओर आकर्षित भी किया। 2024 लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर 2019 की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ गया। स्वयं अन्नामलाई ने कोयम्बटूर सीट पर 32.79% वोट हासिल किए। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इसी सफलता के दौर में समस्याओं की शुरुआत भी हो गई। सबसे बड़ा विवाद उनकी अग्रेसिव और इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिकल स्टाइल को लेकर था। अन्नामलाई का मानना था कि बीजेपी को पहले स्वतंत्र रूप से अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए और उसके बाद अलायंसेस पर विचार करना चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एआईएडीएमके के साथ गठबंधन को डीएमके के खिलाफ सबसे प्रभावी रणनीति मानता था। यही स्ट्रेटेजिक डिसएग्रीमेंट धीरे धीरे गहरा होता चला गया। एआईएडीएमके नेतृत्व के साथ उनके संबंध भी लगातार खराब होते गए। विशेष रूप से एआईएडीएमके प्रमुख ई पलानीस्वामी के साथ उनका टकराव सार्वजनिक रूप से सामने आ गया। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि एनडीए से एआईएडीएमके के अस्थायी अलगाव के पीछे यही संघर्ष एक प्रमुख कारण था। बाद में जब एआईएडीएमके को फिर से गठबंधन में वापस लिया गया, तब अन्नामलाई की भूमिका सीमित होने लगी। निर्णायक मोड़ अप्रैल 2025 में आया, जब उन्हें तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उनकी जगह नायनर नागेंद्रन को नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने 2026 विधानसभा चुनाव के लिए 6 निर्वाचन क्षेत्रों के इलेक्शन इंचार्ज पद से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने पिता के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया और बाद में ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस निर्णय ने उनके समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को चौंका दिया। 2026 विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए निराशाजनक साबित हो गया। पार्टी केवल एक सीट जीत सकी और पिछले वर्षों में मिली विजिबिलिटी को इलेक्टोरल सक्सेस में बदलने में विफल रही। इसी दौरान अन्नामलाई ने केंद्र सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर पब्लिकली सवाल उठा दिए, जिससे पार्टी नेतृत्व के साथ उनके संबंध और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। आज नितिन नवीन के साथ हुई बैठक को कई लोग अंतिम राजनीतिक मोड़ के रूप में देख रहे हैं। कभी तमिलनाडु में बीजेपी के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट और सिंघम चेहरे के रूप में उभरे अन्नामलाई का राइज जितना तेज और इंस्पायरिंग था, उनका फॉल भी उतना ही नाटकीय दिखाई दे रहा है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेटेजिक डिसएग्रीमेंट्स, अलायंस पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल सेटबैक्स ने मिलकर उस राजनीतिक यात्रा को ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया है, जहां अब उनके बीजेपी से अलग होकर नई राह चुनने की संभावना सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी हुई है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।